स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी चौरेंद्र लिल्हारे को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। वारासिवनी के तहसील कार्यालय में की गई छापामार कार्रवाई। जमीन संबंधी काम के लिए पटवारी लिल्हारे ने मांगी थी रिश्वत। निकाय चुनाव के लिए शुक्रवार को होगा मतदान। बैहर नगर पंचायत के अध्यक्ष और पार्षदों का चुनाव। नेत्रा पंचायत के सरपंच पद के लिए भी डाले जाएंगे वोट। केंद्रीय रेशम बोर्ड कार्यालय के सामने श्रमिकों ने किया प्रदर्शन। तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा को अपमानित करने से बौद्ध अनुयायियों में आक्रोश। और रानी दुर्गावती स्कूल में उजागर हुए अंकसूची फेरबदल के मामले में शिक्षा विभाग बरत रहा उदासीनता। जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई। और अब समाचार विस्तार से। लोकायुक्त पुलिस ने वारासिवनी के तहसील कार्यालय में एक पटवारी चौरेंद्र लिल्हारे को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हल्का नंबर 31 के पटवारी चौरेंद्र लिल्हारे ने कोस्ते निवासी भागचंद राणा से उनकी जमीन की पावती बनाने के लिए 6,000 रुपए की मांग की थी, जिस पर भागचंद राणा द्वारा पटवारी लिल्हारे को 5,000 रुपए दिए जा चुके थे। इसके बाद भी पटवारी लिल्हारे भागचंद राणा को 1,000 रुपए के लिए प्रताड़ित कर रहा था। इस पर श्री राणा ने जबलपुर के लोकायुक्त पुलिस की शरण ली और योजना के मुताबिक 10 अगस्त को पटवारी लिल्हारे को 1,000 रुपए श्री राणा द्वारा दिए गए। जैसे ही यह रुपए पटवारी लिल्हारे ने लिए, लोकायुक्त पुलिस के डीएसपी दिलीप झरवड़े और उनकी टीम ने पटवारी को धर दबोचा। भागचंद राणा जी, इनकी ग्राम्य भूमि के नक्शे और बही बनाने के लिए यहाँ तहसील कार्यालय में पदस्थ पटवारी है चौरेंद्र लिल्हारे, पटवारी हल्का नंबर 31 के, इनके द्वारा 6,000 रुपये की डिमांड की थी। 5,000 रुपये पहले ले चुके थे। आज 1,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कार्रवाई जारी है, वैधानिक कार्रवाई होगी। नहीं तो उसको स्पष्ट कीजिए ना, मतलब आपके स्तर से जाएगा कि न्याय स्तर पे भी जाता है? ये न्याय स्तर मामला हमारी तरफ से वैधानिक जो भी कार्रवाई रहती है हमारे द्वारा की जाती है, उसके बाद एक्शन विभाग इसमें क्या अभी तो तत्काल सस्पेंशन कर देते हैं, निलंबन चलता है इनका? ये विभाग की कार्रवाई है। वहीं 1,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाए पटवारी लिल्हारे का कहना है कि उन्होंने रुपए की मांग नहीं की थी, उन्हें दुर्भावनावश फंसाया गया है। आइए, आज आप पर कार्रवाई हो रही, पूरा मामला इसके अंदर पूरा कुछ मामला नहीं है। ये भागचंद इधर तीरथ जो कोस्ते का है, उनसे अदावत रखते हैं वहाँ पर कि इसके लिए उस वजह से उन्हें षड्यंत्रपूर्वक से फंसाया है। उनने बोल रहा है कि 1,000 रुपये आपको दिए और जो कि उनने उसमें पाउडर भी लगा था, तो आप उसको षड्यंत्र कैसे बोलते हैं? मुझे उसने 1,000 रुपये नहीं दिया है, कुछ उसमें हाथ में से मिल करके गया, हाथ में ला के गया है। मुझे कोई किसी प्रकार से रुपये नहीं दिया, उन्हें बैग में डाल करके चले गए। आप उसको पहचानते हैं? हाँ, पहचानते हैं। वो आपको पहचानता है? नगर के शासकीय रानी दुर्गावती विद्यालय में अंकसूची फेरबदल के मामले में अब तक कोई नतीजे सामने नहीं आए हैं। इस मामले को उजागर हुए करीब 1 माह बीतने के बाद भी पीड़ित छात्राओं को इंसाफ नहीं मिल पाया है। कार्यवाही के नाम पर जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले के द्वारा 3 सदस्यीय टीम गठित करके मामले की जांच करवाई गई थी, लेकिन जांच टीम के द्वारा जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद भी इस मामले को लेकर अब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जा सकी है। आपको बता दें कि रानी दुर्गावती स्कूल की कक्षा 9वीं की छात्रा ज्योति नेवारे सहित एक अन्य छात्रा की अंकसूची में फेरबदल किया गया था, जिसकी शिकायत छात्राओं के परिजनों ने कलेक्टर कार्यालय में की थी। वहीं यह मामला जिला पंचायत की सामान्य सभा में उठा था, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती पटले ने जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन को कार्रवाई किए जाने को लेकर भरोसा दिलाया था, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। जैसी थी वैसी उसने बनाई। अब उसका ये जानकारी होना चाहिए कि वो जो नोटशीट थी उसमें वो राइटिंग किसने किया, ये मेन मुद्दा होना चाहिए। ठीक है ना? तो उसमें क्या होगा कि जो वास्तविकता है वो सामने आ जाएगी। सारे लोग परेशान है, उसकी मम्मी भी परेशान है कि मेरी लड़की पास हुई थी फिर फेल कर दी, उसको सही जानकारी होगी। A to Z पूरी जांच की जा रही है। आज मैंने लेटर दे दिया है जांच अधिकारियों को, क्योंकि ना सारे लोग परेशान है। नहीं परेशान नहीं होंगे, अभी 3-4 दिन में आपका जांच इसको भी, इसका भी निराकरण जल्दी होगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। इस मामले में अनौपचारिक चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले ने कहा कि जांच रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन बंद लिफाफे में है, जिसे खोला जाएगा। इसके बाद विचार किया जाएगा कि इस मामले में क्या करना है। जांच रिपोर्ट आ गई है, जांच रिपोर्ट आना ही सफिशिएंट नहीं है। अब उसको हम देखेंगे,
उसके बाद में निर्णय की स्थिति में आएंगे कि क्या निर्णय है, तब यदि वो कोई चीज ओपन आउट होती है यानी बाहर जाती तो ज्यादा अच्छा है। वहीं दूरभाष पर चर्चा के दौरान रेखा बिसेन ने कहा कि वे अभी बैहर में चुनाव को लेकर कार्य कर रही हैं और वे बालाघाट पहुंचकर इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी से बात करेंगी। नगर पंचायत बैहर के अध्यक्ष और 15 पार्षदों के निर्वाचन के लिए 11 अगस्त को मतदान कराया जाएगा। मतदाता सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कर सकेंगे। मतगणना 16 अगस्त को की जाएगी। आपको बता दें नगर पंचायत बैहर के अध्यक्ष पद के लिए 6 और 15 पार्षदों के लिए 42 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। नगरीय क्षेत्र बैहर में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा के व्यापक और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को तीजड़ी का व्रत किया जाता है। गुरुवार को पूज्य सिंधी पंचायत भवन में सिंधी समाज की महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से तीज माता की पूजा अर्चना की गई। इस पूजा अर्चना में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। मैडम, यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, कौन सा कार्यक्रम है? इसको करवाने को लेकर क्या उद्देश्य रहता है आप लोग का? यहाँ पर हम लोग जो आज सामूहिक रूप से कथा कर रहे हैं तीज माता की, पूरी हम लोग जितनी भी सिंधी समाज की बहनें हैं आज सब लोग मिलकर यहाँ पर अपने अपने वर सुहाग के लिए तीज माता से आशीर्वाद लेने के लिए एकत्र हुए हैं, अपनी अपनी खुशियों के लिए और समाज के लिए भी कि ताकि समाज में भी एकता और अखंडता बनी रहे। तो हम लोग सब इस बार एकत्र होकर एक जगह पर पूजन आयोजन किए। लगभग कितने सालों से आप करते आ रहे हैं? पूजन वैसे हर बार अलग अलग स्थानों पर होता था। पिछले साल से हमारा प्रयास रहा है कि हम सब लोग एकत्र होकर एक जगह पर अपने ही सिंधु पंचायत भवन में बैठकर एक साथ कथा का सब लोग लाभ। 45 वर्षों से सेवा करते आ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, कौन सा कार्यक्रम है? इसको करवाने को लेकर क्या उद्देश्य रहता है? यहाँ पर उद्देश्य है कि भाई पहले सब अपने अपने घरों में पूजा किया करते थे, पर इस भवन में दूसरे साल से प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग सामूहिक रूप में आकर के यह व्रत का यहाँ पर जो है विधि है पूजा करें। तो एक समाज की एक अखंडता, एकता का परिचय देने के लिए यहाँ पर आयोजन किया गया है। और इस व्रत को भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष तृतीय तिथि के दिन तीज के व्रत के रूप में मनाया जाता है। सिंधी में इसको तीजड़ी का व्रत कहते हैं। सुहागन महिलाएं उनका सुहाग अमर रहें, कुंवारी कन्याओं को उनको अच्छा घर वर मिले, उनके घर में सुख शांति रहे, इसी मंगल कामनाओं को लेकर के कुंवारी लड़कियां और सुहागन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम उमरदौनी में एक व्यक्ति दीपक सैयाव ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार अधिया में खेती करने वाला दीपक आदतन शराबी था। 10 अगस्त को भी वह शराब पिए हुए था। शराब के नशे में ही उसने फांसी लगा ली। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर वारासिवनी में कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों द्वारा शहीद दिवस मनाते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इन पदाधिकारियों ने शहीद स्मारक और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आज हमारे अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी 9 अगस्त क्रांति दिवस, उस अवसर पर हमारे
स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज हमारे ऐतिहासिक शहीद स्मारक पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में और हमारे अमर शहीदों की याद में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानी भाई शैलेंद्र तिवारी जी के अध्यक्षता में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की छायाचित्र पर माल्यार्पण कर हमारे सभी युवा साथियों ने आज अपनी ओर से अमर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। हमारा यह कार्यक्रम नगर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष राहिल खान जी के द्वारा आयोजित किया गया था। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच स्वच्छता पखवाड़ा मनाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी तारतम्य में गुरुवार को शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी कॉलेज की एनएसएस की टीम ने पुरातत्व संग्रहालय में साफ सफाई का संदेश दिया। साथ ही शासन प्रशासन से मांग की है कि इस एकमात्र पुरातत्व धरोहर को संजोने कारगर प्रयास किए जाएं। अगस्त से अभी 15 अगस्त तक के अभी स्वच्छता मिशन के ऊपर कार्य चल रहा है, जिसके तहत हम लोग यहाँ स्मारक ऐतिहासिक स्मारक देखने के लिए आए हैं। और यहाँ पे जो पुरानी हमारी धरोहर है उसको यानी वो पहले कैसी थी उसके बारे में, और फिर यहाँ पे जो भी है हम अपने तरफ से जो भी बन रहा है वो सब कुछ सफाई यहाँ की करने, और फिर यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो थोड़ी इस वजह ध्यान दे कि ताकि ये पुरातत्व चीज़ें जहाँ भी हमें जहाँ से प्राप्त हो रही है तो उसे अच्छे तरीके से रखा जाए और फिर इन धरोहरों की हिफाजत किया जाए। और कहाँ गए आप? बस अभी यहीं गए हम लोग, और उसके बाद हम लोग वहीं एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी तेजेंद्र शिव द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। शिक्षा विभाग के द्वारा एक कैलेंडर जारी किया गया 1 अगस्त से 15 अगस्त तक, जिसमें स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाना है, जिसमें हम महाविद्यालय के परिसर की साफ सफाई, पुरातत्व संग्रहालय की साफ सफाई करवाते हैं और वहाँ जाकर के लड़कों को विजिट भी कराते हैं एनएसएस के कैडेट्स को, और जनसंपर्क भी करते हैं झुग्गी बस्तियों में जाकर के, ताकि उनको शौचालय का महत्व बताया जाए, सफाई का महत्व बताया जाए। एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर के जरिए डॉक्टर गोहे, आशा गोहे हैं, उनके जरिए और हमारे जरिए सब छात्रों को जो एनएसएस के कैडेट्स हैं उनको विभिन्न स्थानों में ले जाकर के साफ सफाई की जाती है, उनको अवेयरनेस बताया जाता है, पब्लिक कॉन्टेक्ट किया जाता है। वारासिवनी के टिहली बाई उत्कृष्ट विद्यालय के परिसर में यहां के कृषि संभाग के छात्रों द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से धान की रोपाई की गई। छात्रों ने प्राचार्य जे.के. गौतम, पीटीए अध्यक्ष और शिक्षकों के मार्गदर्शन में धान के पौधों की रोपाई की। बस हाँ, सीधा लगा दो उससे ऐसा, हाँ बस वो गैप हो गई फीलिंग नहीं। कल सर कल परा सोने मत देना, बस मतलब थोड़ा सा गाड़ो पौधे को ऐसा। आप रस्सी को इधर मत हटाना है ना। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है बच्चों को कृषि से जोड़ना और कृषि की उन्नत तकनीक से बताकर उन्हें ये बताना कि कृषि कार्य करते हुए भी हम अच्छा धनोपार्जन, अच्छी आय कर सकते हैं, बस शर्त उसे हम वैज्ञानिक तरीके से लगाएं। सर कौन सी पद्धति के माध्यम से लगाया गया है? आज हम जो रोपण कार्य कर रहे हैं धान का, वो श्री पद्धति के माध्यम से कर रहे हैं। श्री पद्धति में पौधों से पौधों की दूरी 10 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। सर इस पद्धति से अगर पौधे रोपाई करते हैं तो फसल में क्या रहता है इसमें? इस पद्धति से यदि रोपण कार्य करते हैं तो जो सामान्य विधि से जो किसान आज तक खेती करते हैं उससे 3 से 4 गुना अधिक पैदावार ली जा सकती है। वारासिवनी के वार्ड नंबर 14 के निवासी वार्ड में गंदगी से परेशान हैं। इन वार्ड वासियों का कहना है कि वार्ड में नियमित रूप से साफ सफाई नहीं होने से यहां गंदगी का आलम। क्या नाली पेक हो चुकी है, चौक हो चुकी है, नाली चौक हो चुकी है, पानी आगे नहीं बढ़ रहा है। इन लोगों ने आश्वासन दिए थे पानी के बरसात के पहले की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। रोड की वजह से क्या है पानी नाली पूरी बुझ जाती है, तो इन लोग बोले थे वैकल्पिक व्यवस्था करके देंगे कहीं कुछ ना। तो पानी कहाँ से आता है? नाली के पानी सभी के घरों का पानी नाली के माध्यम से नाले में जाता है, सामने नाला है। जैसे अभी जा रहा है कि नहीं पानी? नहीं जा रहा, पूरा चौक हो चुका है, चौक होता है पूरा गंदा पानी वो गंदा। तो क्या मांग है स्थानीय प्रशासन से? स्थानीय प्रशासन की यही नाली साफ करवा करके थोड़ा हमें घास वास थोड़ा साफ करवा दे, कोई बड़ी दुर्घटना न हो, साफ करो। अजय बांगरे, वार्ड नंबर 14 का निवासी हूँ। क्या स्थिति है वार्ड नंबर 14 की नालियों की? भाई साहब जब से ने
बरसात चालू होने के पहले से। देश के गौरव का प्रतीक स्वाधीनता दिवस को मनाने की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। 15 अगस्त को नगर के पुलिस लाइन में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्कूली छात्र छात्राएं प्रस्तुत करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में करीब 6 स्कूल के बच्चों के शामिल होने की जानकारी प्राप्त हुई है। गुरुवार को करीब 6 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल की, जिसका मुआयना शिक्षा विभाग की टीम के द्वारा किया गया। इस संबंध में स्कूल के प्राचार्य R.K. डटारे ने आवश्यक जानकारी दी। के लिए और मार्गदर्शन के लिए एक समिति गठित की गई है, जिसमें संयुक्त कलेक्टर मसराम मैडम हैं, DO मैडम हैं, बसंत रामेकर जी हैं, और उन सबको आज हमारे उत्कृष्ट विद्यालय में अपना प्रदर्शन और प्रारंभिक तैयारी को दिखाना था कि उनकी थीम क्या है और किस प्रकार की तैयारी है। इसके तहत आज हमारे यहाँ पर पूरी टीम आई थी और जो विद्यालय, इसमें 6 विद्यालय सम्मिलित होना चाहते हैं, उनका जो प्रदर्शन है सांस्कृतिक कार्यक्रम का वो देखा गया। हमारे विद्यालय में भी हमारे विद्यालय की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जो प्रस्तुति दी जा रही है उसकी तैयारी की जा रही है। कोतवाली पुलिस ने एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 6 मोबाइल, 1 लैपटॉप सहित कुल 1 लाख रुपए का सामान बरामद किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े इस आरोपी का नाम ग्राम भटेरा निवासी राम कुमार पिता अमृतलाल मोहारे बताया जा रहा है, जिसने अपने शौक को पूरा करने और उधारी के पैसे चुकाने के लिए चोरी किए जाने की बात कबूल की है। मामले के संदर्भ में चर्चा करते हुए कोतवाली थाना प्रभारी प्रशांत यादव ने बताया कि आरोपी के खिलाफ इसके पूर्व कोतवाली में कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं है और इस पूरे मामले की विवेचना जारी है। दिनांक 5/8/17 को फरियादी नरेंद्र पिता खेमचंद शर्मा है, भटेरा चौकी, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि हमारे मकान का जो है ताला तोड़ के उनका लैपटॉप और मोबाइल चोरी हो गया। रिपोर्ट पर से अपराध कायम करके उसको विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मुखबिरों की सूचना पर एक राजकुमार पिता अमृतलाल मोहरे भटेरा चौकी वाले को पकड़ा था, जिससे घटना को स्वीकार किया और उससे एक मोबाइल और लैपटॉप उस चोरी में गए थे जो मसरूका, उससे बरामद हुआ। बाद में उससे पूछताछ की गई तो अन्य 5 मोबाइल जो है चोरी के उससे बरामद हुआ। सर, क्या करता है युवक जो आरोपी है? ये आरोपी जो है ड्राइवरी करता है, ड्राइवरी। सर, कुल कितनी कीमत के बताए जा रहे हैं और लैपटॉप बरामद हुआ है? लैपटॉप और मोबाइल की कुल कीमत मिला के 1 लाख रुपए का मसरूका है। कब गिरफ्तार किया गया सर इसको? इसको कल गिरफ्तार करके PR पे लिया गया। किस वजह से चोरी किया इसने, तो कुछ बताया होगा? चोरी करने का क्या कारण था इसका? अपनी शौक पूरा करने के लिए, लोगों के उधारी चुकाने के लिए उसने ऐसा बताया कि मेरे पास उधारी थी और उस उधारी जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत आने वाले ग्राम नेत्रा में शुक्रवार को सरपंच पद के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसकी पूरी तैयारियां जनपद पंचायत द्वारा कर ली गई हैं। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक होने वाले इस मतदान के लिए गांव में 4 वोटिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें गांव के कुल 2721 मतदाता उम्मीदवार के भाग्य का फैसला करेंगे। वर्तमान समय में गांव में आचार संहिता लगा दी गई है। गांव में होने वाले सरपंच पद के इस चुनाव में दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत की दावेदारी पेश कर रहे हैं। साथ ही दोनों ही प्रत्याशी अपने आप को सरपंच पद का योग्य प्रत्याशी बता रहे हैं। पद्मेश न्यूज से की गई चर्चा के दौरान सरपंच पद के प्रत्याशी संतोष लिल्हारे ने बताया कि वे सरपंच बनने के बाद गांव का अधिक से अधिक विकास करेंगे, अच्छी और मजबूत सड़कों का निर्माण कराएंगे ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सकें। और सर, आपका नाम बताएं। मैं संतोष लिल्हारे, प्रत्याशी हूँ मैं। सर, मेरी पूर्व से इच्छा है कि कुछ अच्छे काम करने की। मैं इससे पहले भी चुनाव लड़ चुका हूँ और मेरी एक बार इच्छा है कि मतलब अपन पब्लिक अपने विवेक से
अपना मतदान करें और 2 वर्ष का समय मुझे दे। ये तो सर ये पब्लिक का मत है। मैं पब्लिक कितना चाहती है वो हमें बाद में समझ में आएगा 16 तारीख को जब रिजल्ट आएगा। हाँ सर, मैं जब फार्म भरने के पहले सोचा कि अब चुनाव जीत जाएंगे तो जो ग्राम जो विकास है, चाहे रोडें बोलो चाहे और भी जो योजना है गवर्नमेंट की, वो अच्छे से और मजबूत कराएंगे ताकि लंबे समय तक के जो जैसा रोड भी बनाया तो लंबे समय तक के मतलब कार्य चले, लोगों को ज़्यादा मिल सके। वहीं ग्राम नेत्रा के सरपंच पद के दूसरे उम्मीदवार जयप्रकाश रनगिरे ने चर्चा के दौरान बताया कि हाल ही में हुए चुनाव में उन्हें 18 पंचों ने सहमति देकर 2.5 महीने के लिए सरपंच बनाया था और इन 2.5 महीनों में उन्होंने इतना विकास कार्य किया है कि अन्य प्रत्याशी साल भर में नहीं कर पाते। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश रनगिरे। उम्मीदवार हैं आप सरपंच पद के? सर क्या प्राथमिकता है? सर मेरे को अभी 2.5 महीने का कार्यकाल मिला सरपंच पद का। वो हमारे यहाँ पर चुनाव हुआ था तो मेरे को 18 पंचों ने सहमति से बनाया था सरपंच। तो मैंने 2.5 महीने में जो कर दिया, जो 12 वर्ष और जो मेरे पक्ष में खड़ा प्रत्याशी वो 5 साल भी रहा BDC पद पर, उनने कुछ नहीं करा। तो मैंने रोड, लाइट, नाली, मेड़बंधान, नल जल योजना और ऐसे अनेक कार्य मैंने बहुत कार्य किया 2.5 महीने के अंदर, इसलिए मेरे पास लड़ने का बेस है। पहले जनसंपर्क से क्या महसूस हो रहा है? लोगों का कैसा रुझान है? रुझान तो सर हमारे में 75% हमारे पक्ष में है। तो आप आश्वस्त अपने जीत के प्रति? वहीं जनपद पंचायत द्वारा इस मतदान को पूर्ण कराने के लिए EVM मशीन और संबंधित बूथ अधिकारियों को ग्राम नेत्रा पहुंचा दिया गया है। व्यवस्थाओं को लेकर की गई चर्चा के दौरान वर्तमान निर्वाचन अधिकारी शेख फारूक रिजवान ने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रत्येक वोटिंग बूथ और अन्य जगहों में पुलिस की तैनाती की जाएगी। साथ ही चुनाव के परिणामों की घोषणा 16 अगस्त को जनपद पंचायत कार्यालय में मतगणना के बाद की जाएगी। सर आपका नाम? मेरा नाम शेख फारूक, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर। हमारे ग्राम पंचायत नेत्रा के लिए 4 पोलिंग पार्टी यहाँ से गई है और बाकी अपना क्या बोलते हैं उनके साथ जो वो हैं पुलिस बल, वो अपना एक केंद्र में 2 लगभग 2 उन्होंने पुलिस की व्यवस्था की है। उसके अतिरिक्त और भी पुलिस बल लगा हुआ है। सर कितने लोग वोट करेंगे? कितने मतदाता अपने मतदान का उपयोग? टोटल मतदाता हमारे 2721 है, जिसमें से पुरुष 1333 और महिला 1388। सर कितने बजे से शुरू हो जाएगा? कब तक चलेगी प्रक्रिया? ये 7 बजे से शुरू होगा और 3 बजे अपना क्या बोलते हैं इसका मतदान का खत्म। सर परिणाम कब घोषित होंगे इसके? ये 16 तारीख को। कहाँ पर होंगे? यहीं जनपद पंचायत में अपना क्या बोलते हैं सभा कक्ष में, वहाँ पर सारणीकरण का और अपना क्या बोलते हैं उसका कार्य रखा गया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ द्वारा मोतीनगर स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें रेशम बोर्ड से संबंधित श्रमिकों और भारतीय मजदूर संघ द्वारा केंद्रीय रेशम बोर्ड की जिला अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। धरना प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों और भारतीय मजदूर संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांग पूरी न होने पर 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है। रेशम अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेशम अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। अरे बात तो तुमको करनी होगी। धरना प्रदर्शन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान शेरपार रेशम बोर्ड केंद्र में कार्य करने वाले श्रमिक ओम प्रकाश शरणागत ने बताया कि वे उक्त केंद्र में वर्ष 2011 से कार्य कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिकारियों द्वारा शेरपार रेशम बोर्ड केंद्र को बंद कर दिया गया है, जिससे 56 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने परसवाड़ा के रेशम बोर्ड केंद्र को शुरू किए जाने एवं सभी श्रमिकों को पुनः काम पर रखे जाने की मांग की है। ओम प्रकाश शरणागत सर। कहाँ से हैं? मैं परसवाड़ा सिंह सर, गांव का नाम है ध्रुवा सर। अच्छा, क्या करते थे आप? मैं पहले रेशम विभाग के मध्य प्रदेश रेशम बोर्ड में काम करता था 2001 से सर। उसके बाद केंद्रीय रेशम बोर्ड से जुड़ा, 2006 से मैं केंद्रीय रेशम बोर्ड में काम कर रहा हूँ सर। अभी क्या प्रॉब्लम? लगातार करते रहा सर, 2 साल हो गया अभी। इस बीच में चौधरी साहब बोल रहे हैं कि वहाँ पे पत्ता नहीं है, जंगल नहीं है, इसलिए वहाँ पे काम बंद कर दिया गया।
तो कहाँ पर थी ये संस्था? ये सर संस्था कहाँ पर थी? संस्था तो यहीं से चालू है सर, यहीं से कांटेक्ट है सर। नहीं तो जो शेर पार की जो शेर पार जंगल में है सर, पड़ासवाड़ा के जंगल में शेर पार है पड़ता है सर, वहीं तो पे वहाँ पे पत्ता है क्या? पत्ता है सर, जंगल है, सब कुछ है तो सर। फिर क्यों बंद कर दिए? उसका वो भादोकोटा बीट के अंदर में आता है सर, 1437 कक्ष क्रमांक है जंगल का सर। शिफ्ट करने की बात की है क्या? पूरे टोटल मजदूर है सर। कितने हैं टोटल संख्या? हमारे पास 56 मजदूर है सर। 56 मजदूर सर, रजिस्ट्रेशन वाले। चलता रहेगा धरना? मामले के संदर्भ में जानकारी देते हुए भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा ने बताया कि संबंधित कार्यालयों के अधिकारियों ने परसवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शेरपार रेशमवाड़ी केंद्र को बंद कर वहां काम करने वाले श्रमिकों को काम से निकाल दिया है, जिसके चलते 75 से 80 मजदूरों को अपना परिवार पालना मुश्किल हो गया है। उन्होंने शेरपार का रेशमवाड़ी केंद्र शुरू किए जाने सहित श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिए जाने, सामाजिक सुरक्षा सहित बीमा आदि का लाभ दिए जाने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी न होने पर 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी है। मैं राजेश वर्मा, जिला अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ। ये केंद्रीय रेशम बोर्ड जो है ये भारत सरकार का एक उपक्रम है और भारत सरकार के उपक्रम में यहाँ पे लाखों रुपए का जो है रेशम का जो है पालन केंद्र है यहाँ पे, और कई बाड़ियाँ हैं जिनमें लाखों का करोड़ों रुपए का यहाँ पे रेशम जो है वो पूरे इंडिया में प्रदाय किया जाता है। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, वैज्ञानिक डी जो हैं, यहाँ पे भारत सरकार से करोड़ों रुपए आने के बावजूद भी जो है यहाँ का सेंटर जो है, एक परसवाड़ा में एक सेंटर था शेरपार, वो शेरपार सेंटर को बंद कर दिया गया है। हमारी ये मांग है कि वो सेंटर जो है शेरपार का जो सेंटर जो है वो खोला जाए वहाँ पे, और वहाँ पे करीब 75 से 80 मज़दूर जो हैं उनको काम पर निकाल दिया गया है और उनको घर बैठा वो कर दिया गया है। तो हमारी ये मांग है कि पूरे मज़दूरों को पुनः जो है काम पे दिया जाए, वहाँ सेंटर खोला जाए, और जो मज़दूरों को जो न्यूनतम जो भारत सरकार द्वारा जो श्रमायुक्त से जो रेट जो है वो मज़दूरों को दिया जाना चाहिए, वो भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये इन सब मांगों को लेकर वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान केंद्रीय रेशम बोर्ड जिला कार्यालय के टेक्निकल असिस्टेंट YL सोनेकर ने मजदूर संगठन द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोपों को झूठा बताया है। साथ ही उन्होंने कार्य करने वाले सभी श्रमिकों को अस्थायी श्रमिकों की संज्ञा देते हुए परसवाड़ा के शेरपार केंद्र में रेशम उत्पादन की संभावनाओं से इनकार किया है। सर, आपका नाम बताएं। हाँ, मैं YL सोनेकर, टेक्निकल असिस्टेंट। सर, ये आपके ऑफिस के सामने पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है मजदूरों द्वारा, उनका साफ साफ आरोप है कि आपके द्वारा निकाल दिया गया है और सोनखार जो बोर्ड है उसको भी बंद कर दिया गया है। नहीं, ये तो दोनों बातें इसमें से गलत है। ये अपना जो डिपार्टमेंट है, ये कार्यालय, इसका काम है वर्करों को ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग देके उनको इस लायक सक्षम बनाना कि वो अपना रोजगार शुरू कर सकें, और उसके लिए ये कार्यालय लगातार प्रयासरत रहती है, बीज बना के देती है, और जो ट्रेंड वर्कर रहते हैं वो अपना सेल्फ बिजनेस, सेल्फ काम शुरू कर सके खुद का। तो ऐसे 8-10 साल तक उस इस पे पेज में जहाँ पर की बात कर रहे हैं परसवाड़ा, वहाँ पर कार्य चलता रहा और लड़के लोग ट्रेंड करे हैं। अब उनको जो स्वरोजगार देने की बात आती है तो वो करने को तैयार नहीं है। हमारा जो ऑफिस का मुख्य उद्देश्य ये है कि ट्रेनिंग देना है, तो जगह जगह देते हैं, अलग अलग जहाँ जहाँ पर हमको सुविधा समझ में आती है, जहाँ जहाँ पर देने के लिए जंगल उपलब्ध है, वन संसाधन उपलब्ध है, वहीं पर हम लोगों का काम चलता है। इस समय जिस जगह की बात कर रहे हैं वहाँ वन संसाधन पर्याप्त नहीं है। दूसरे लड़के ट्रेंड फिर भी वो अपना रोजगार नहीं करना चाहते। इसके बावजूद भी उस जगह में जितने हमारे पुराने जो अस्थायी कर्मचारी रहे हैं उस पीरियड में, जो जिस समय काम चला, वो हमारा जहाँ पर काम चलता है वहाँ आके काम कर सकते हैं और हम बुलाते हैं, वो करने को तैयार हैं। उनको न तो ऑफिस ने निकाला है न बंद किया है। अब ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है और एक ही जगह के लिए नहीं है। जिले के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों ने सिवनी में आयोजित फुटबॉल मैच का फाइनल अपने नाम कर लिया है। 2 दिनों तक चली इस संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में अंडर 14 और अंडर 17 के खिलाड़ियों ने कटंगी को 1-0 से मात देकर जीत का परचम लहराया है। निर्णायक मंडल द्वारा अब इन्हीं खिलाड़ियों में से 7 से 8 खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। मैं भुवनेश्वर रावते, जिला क्रीड़ा एवं कल्याण निरीक्षक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट में कार्यरत हूँ। सर, ये बच्चे कहाँ के हैं? ये बच्चे हमारे बालाघाट जिले के बच्चे हैं जो सेलेक्टेड फुटबॉल टीम थी अंडर 17 की,
ये संभागीय प्रतियोगिता खेलने के लिए सिवनी पहुंची थी और सिवनी में इन बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और ये इनका जो प्रदर्शन बहुत तारीफ़ काबिल है। पहली बार हमारी फुटबॉल की टीम संभागीय फुटबॉल क्रीड़ा प्रतियोगिता जीती है, जो हमारे लिए खुशी की बात है। हमारे जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय निर्मला पटले के निर्देशन में ये टीम सिवनी संभागीय प्रतियोगिता के लिए पार्टिसिपेट करने गई थी। कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ? सिलेक्शन का तो अभी हमारे आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। जब आधिकारिक रूप से हमको जो पत्र आएगा सिलेक्शन लिस्ट, हम तभी सिलेक्शन के बारे में बताएं। बाकी बच्चों ने फाइनल जीता है तो निश्चित ही हमारे 6-7 बच्चे स्टेट के लिए चयनित होंगे। सुनील यादव, कोच डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन बालाघाट और एकेडमी बालाघाट। सर कब आयोजित हुआ था मैच? यह 2 दिन का प्रतियोगिता था संभाग स्तरीय। उसमें करीब अपने संभाग की 7-8 जिलों की टीमों ने हिस्सा लिया। उसमें बालाघाट से इन बच्चों ने प्रतिनिधित्व किया बालाघाट जिले का और एक आउटस्टैंडिंग अपना परफॉर्मेंस दिया वहाँ पे, जो अभी तक शायद शिक्षा विभाग का जितना टूर्नामेंट्स हुआ था उसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा और सबने खेल को बहुत सराहा और इसी खेल के बदौलत इनने विजेता होने का गौरव हासिल किया। कटनी को 1-0 से मारते हुए बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया और सब जूनियर अंडर 14 में भी बच्चों ने सेमीफाइनल खेला और 14 टीम में फाइनल का विजेता होने का गौरव हासिल किया। गुरुवार को नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे ने गुरुद्वारा रोड वार्ड नंबर 29 का निरीक्षण कर वहां स्थित विभिन्न समस्याओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधूरे पड़े विकास कार्य और बची हुई सड़कों का जल्द ही निर्माण कराए जाने की बात कही। बदमिज न्यूज से की गई चर्चा के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे ने बताया कि आवागमन व अधूरी सड़कों के निर्माण को लेकर वार्डवासियों द्वारा शिकायत की गई थी, जिसका निरीक्षण किया गया है। उन्होंने 15 दिनों के भीतर वार्ड के अधूरे निर्माण कार्य को शुरू किए जाने की बात कही है। सर, आप यहाँ पे आए, निरीक्षण करने के लिए आए थे, कैसे क्या था? अरे लोगों की कंप्लेंट आई थी, इस कारण मैं देखने आया था और उसको पुलिया बनाना है, इसमें 2 भागों में पुलिया का निर्माण कार्य कराना है। सर, काफ़ी असुविधा है? नहीं, लोगों को जब से बनी है थोड़ा ऊंचा नीचा तो क्या गाड़ी आने में जाने में दिक्कत होती है, तो उसको सर कितनी जगह पे ऐसा डेवलपमेंट? ये 8-15 दिन के अंदर काम चालू हो जाएगा। वहीं होटल संचालक शेख अंसार मंसूरी ने चर्चा के दौरान बताया कि कुछ जगहों में सड़क निर्माण नहीं हो पाई है, जिसके चलते अक्सर कोई दुर्घटना होने के आसार बने रहते हैं। आपका नाम बताएं? शेख अंसार मंसूरी। सर, आप यहाँ पे दुकान संचालित करते हैं, आपकी दुकान के सामने काफ़ी पानी भरा हो जाता है, गर्मी बरसात के दिनों में काफ़ी अवस्था होती है, कैसे क्या परेशानी है? यहाँ पे गड्ढा हो गया है, उसके कारण से क्या है, जैसे बाइक वाले खासतौर पे बहुत परेशान हो रहे हैं। वो कई लोग तो गिरते गिरते बचते हैं, 1-2 लोग गिर भी गए, तो इसकी कंप्लेंट भी बहुत लोगों ने की है। तो आज अपने नगर पालिका अध्यक्ष साहब आए, उन्हें निरीक्षण करके गए हैं। अब देखो कब काम चालू होता है। कटंगी क्षेत्र में सांगवी उमरी रोड पर प्रस्तावित नागार्जुन बौद्ध विहार में स्थित तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा को अपमानित किए जाने को लेकर बौद्ध अनुयायियों ने वहां प्रदर्शन किया। इस घटना की खबर मिलते ही बौद्ध अनुयायी वहां पहुंचे और आक्रोश जाहिर कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। जानकारी के अनुसार वहां प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बीती रात एक बाइक में सवार 3 लोग यहां पहुंचे। यह उन्हीं की करतूत हो सकती है। इस पर कुछ असामाजिक तत्वों ने जहाँ तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है, गोबर द्वारा उस मूर्ति को पोतकर जो घृणित काम किया है, अपराधी को पकड़कर उन्हें दंडित किया जाए, ऐसा हम लोग चाहते हैं। क्योंकि इसके पहले भी बहुत जगह बाबा साहब अम्बेडकर तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति को अपमानित करने का काम किया और पुलिस का रवैया उसमें ठीक नहीं रहा है। इसलिए हम शासन से मांग करते हैं कि उनको पकड़ के जो है उचित कार्रवाई की जाए। इधर प्रदर्शन की खबर मिलते ही कटंगी पुलिस मौके पर पहुंची और प्रतिमा को साफ कराया गया। वहां पहुंचे पुलिसकर्मियों द्वारा प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी गई और आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। वहीं प्रतिमा की साफ सफाई के बाद बौद्ध अनुयायियों ने प्रतिमा का जलाभिषेक कर धम्म वंदना की। भगवान बुद्ध की प्रतिमा पे गोबर इसने घिनौनी हरकत की है। निश्चित रूप से ये किसी की मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है और मैं यहाँ पर उपस्थित सभी जन समुदाय को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके और न्यायालय पेश करने का प्रयास करेंगे।
कलेक्टर डीवी सिंह ने तहसील कार्यालय वारासिवनी के भृत्य राहुल मेश्राम को उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर और जेल में बंद रहने के कारण उसे 16 फरवरी 2017 से निलंबित कर दिया गया है। निलंबित अवधि में उसका मुख्यालय तहसील कार्यालय लालबर्रा रखा गया है। भृत्य राहुल मेश्राम पर बलात्कार का प्रकरण दर्ज है। राहुल मेश्राम 16 फरवरी से जेल में बंद है। किसी भी शासकीय सेवक के 48 घंटे से अधिक समय के लिए जेल में रहने पर उसे कर्तव्य से निलंबित माना जाता है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी चौरेंद्र लिल्हारे को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। वारासिवनी के तहसील कार्यालय में की गई छापामार कार्रवाई। जमीन संबंधी काम के लिए पटवारी लिल्हारे ने मांगी थी रिश्वत। निकाय चुनाव के लिए शुक्रवार को होगा मतदान। बैहर नगर पंचायत के अध्यक्ष और पार्षदों का चुनाव। नेत्रा पंचायत के सरपंच पद के लिए भी डाले जाएंगे वोट। केंद्रीय रेशम बोर्ड कार्यालय के सामने श्रमिकों ने किया प्रदर्शन। तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा को अपमानित करने से बौद्ध अनुयायियों में आक्रोश। और रानी दुर्गावती स्कूल में उजागर हुए अंक सूची फेरबदल के मामले में शिक्षा विभाग बरत रहा उदासीनता। जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।